नमस्कार प्यारे साथियों। अभी आज ही से दिनांक 5 जून 2025 से एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल था उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोगों को जितने क्वेश्चन मिले हैं वो पूरा हम लोग एनालाइज़ करेंगे कि आज का एग्ज़ाम कैसा था और उस क्वेश्चन को देखते हुए कौन से और क्वेश्चन नए बन सकते हैं, उन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक चैनल जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन जो था आज आपका वो WPL से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। अब WPL से क्या रिलेटेड था आप देख लीजिएगा, मैं पूरा WPL बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, जो WPL है इसका जो स्टार्ट है ये 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, जो 15 मार्च 2025 तक पूरा चला था। इसका प्रशासक जो था वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रशासक किया था। क्रिकेट का प्रारूप की बात की जाए तो ये T20 गेम है, वनडे गेम नहीं, 20 गेम था। और टूर्नामेंट का प्रारूप किया जाए तो डबल राउंड रॉबिन और प्ले ऑफ था। चैंपियंस की बात की जाए तो ये मैच मुंबई इंडियंस जीती थी, वहीं पे ये दूसरे नंबर का WPL हुआ था। अगर वहीं पे पहले नंबर की बात की जाए तो पहले जीता कौन था, RCB। 2024 में WPL RCB जीती थी, वहीं 2025 में WPL मुंबई इंडियन चैंपियन बन गई है। हराया किसको है तो दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियन इस बार WPL की चैंपियन बन गई है। चैंपियन की बात की जाए इसके बाद प्रतिभागियाँ बात की जाए तो 5 टीमों ने भाग लिया था। इसमें टोटल 12 ये मैच है, टोटल 22 मैच हुए हैं। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर बात की जाए तो नेट साइबर ब्रंट सबसे अच्छा जो खिलाड़ी रहे हैं इसमें मुंबई इंडियन की नेट साइबर ब्रंट को माना गया है। सर्वाधिक जो रन है वो भी इन्हीं ने बनाया है। नेट साइबर ब्रंट ने 523 रन बनाए हैं, ये भी मुंबई इंडियन की टीम की हैं। और वहीं पे बात की जाए सर्वाधिक विकेट की बात की जाए तो अमेलिया केर ने, ये भी मुंबई इंडियन की थी, 18 विकेट लिया है। और 18 विकेट ही हेले मैथ्यूज़, वो भी मुंबई इंडियन से खेल रही थी, उन्होंने भी 18 विकेट ही लिए। अगला क्वेश्चन क्या था, मैं इस पॉइंट को थोड़ा कम करता हूँ। हाँ अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि भारत में 2025 में भारत में वर्तमान में नियंत्रक मालिका परीक्षक, अच्छा कैग की बात की गई है। कैग की बात की गई है तो वर्तमान में जो कैग है वो संजय मूर्ति हैं। अच्छा ये बात की जाए भारत के किस नंबर के हैं तो ये 15 नंबर के कैग है। 14वें नंबर के कैग की बात की जाए तो 14 नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू थे और 15वें नंबर कौन है, संजय मूर्ति हैं। इन्होंने अपना जो पदभार है वो 21 नवंबर 2024 को पदभार संभाला था। भारत के पहले नियंत्रक मालिकक परीक्षक V नरहरि राव थे। अब आप देख लीजिएगा इसमें क्या पूछा था, मुझे जो जानकारी मिली वो यही मिली है कि संजय मूर्ति, ये पूछा गया है कि कौन है वर्तमान में। आगे देखिए तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो भारत में कैग के बारे में जो जानकारी है ये आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है कैग का। भारत का कैग भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा व केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा सारी बातें। पूर्वी तट पूछा था इन्होंने, भारत जो ये भारत का नक्शा है इसमें जो पूर्वी तट है यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं या फिर कौन कौन राज्य जोड़ती है पूर्वी तट को, ये पूछा है। तो हम आपको बता दे रहे हैं इसमें ऑप्शन में क्या था, आप देख लीजिएगा जिसने भी एग्जाम दिया है। देखिए तो पूर्वी तट में जो बंगाल की खाड़ी को जोड़ते हैं वह पूर्वी तट पे है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये सारे राज्य आपके पूर्वी तट पर जुड़े हैं। अगर वहीं पर हम लोग पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिमी में गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, ये आपके पश्चिम में जोड़ते हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारी पूरब में है और ये पश्चिम में। अच्छा सर्वाधिक बात की जाए तो सर्वाधिक जो तटीय रेखा है वो गुजरात की है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन उन्होंने पाइका विद्रोह के बारे में पूछा गया था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पाइका विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइकस द्वारा चलाया गया था। 1817 में बक्सी जंगबिंदु के नेतृत्व में उड़ीसा में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा। ठीक है, आगे देखो तो इसके बारे में बात करते हैं। तो 1817 का पूछा गया था, 1817 में बक्सी जगबंधु ने नेतृत्व किए थे। इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं, आगे एग्जाम में आपके क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 के बीच में ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन मुख्यतः उरांव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया, जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीति और स्थानीय जमींदारियों को शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI बोलते हैं, में हटने का फैसला किया कि हम इससे हट जाएंगे। तो फरवरी 2025 में पनामा जो एक देश है, पनामा ने चीन के
BRI से हटने का फैसला किया है। यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया था। पनामा नहर भी है, ठीक है। आ जाओ, अगला क्या है। अगला इन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। 1825 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी कब? 1814 में, जो 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में बदल गई। तो कई बार टैग पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय, या आत्मीय सभा की स्थापना तो राजा राम मोहन राय, या पूछ लेगा आपसे ब्रह्म समाज का पूर्व में नाम क्या था, तो आत्मीय सभा। कैसे भी घुमा पूछ ले, आप फैक्ट को याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन उसने पूछा कि 97 संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। अच्छा, 97 संविधान संशोधन जो है ये आपके भाग में जोड़ा जाता है। कौन सा? 9 का B भाग इसके तहत जोड़ा जाता है, जिसका शीर्षक था सहकारी समिति। अब सहकारी समिति है तो जाहिर सी बात है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया होगा। तो इसके तहत अनुच्छेद 43B भी जोड़ा गया है, जो सहकारी समिति का गठन करता है, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब आप में भाग पूछा गया था कि अनुच्छेद पूछा गया था, देख लीजिएगा। जो मुझे जानकारी मिली, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, पेपर मिलता नहीं है, जो बच्चे बताते हैं वही क्वेश्चन समझ में आता है। तो अनुच्छेद अगर पूछा तो 43B है, भाग पूछा था तो 9 का B। अब देखिए आगे क्या है कि किसने अनुमति दी भारत में अंतरजातीय विद्रोह को कानूनी रूप से अनुमति है, किसने दी थी? तो पंडिता रमाबाई या राजा राम मोहन राय। तो अंतरजातीय विवाह जिसे जाति से बाहर, मतलब आप किसी कास्ट के हो, सामने वाला दूसरे कास्ट का, उसके जाति से बाहर विवाह करने को के नाम से जाना जाता था। भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। वे सती प्रथा, बहु विवाह और बाल विवाह के खिलाफ थे। वे अंतरजातीय विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है? अच्छा, रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण देखिए, पहले तो ये सारे रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण कौन से हैं? दूध से दही बनना। देखिए रासायनिक क्या होता है? जो बदल जाता है फिर वापस परिवर्तित ना हो। देखो दूध से दही बन गया। लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक अपक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, फिर भोजन का पाचन, पौधे का प्रकाशन, किण्वन अंगूर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। अब उसने जो ऑप्शन दिया था उसमें लकड़ी का जलना था, ये एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। एक पूछा गया था कंप्यूटर में CPU का कौन सा भाग नहीं है। अच्छा, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। इसके मेन 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर होता है ALU, फिर होता है CU, फिर नीचे होता है रजिस्टर। तो ALU, CU और रजिस्टर ये 3 होते हैं। उसमें शायद ऑप्शन में माउस दिया था, तो माउस जो है वो CPU का भाग नहीं है। माउस एक अलग, माउस इनपुट है क्या आउटपुट है? आउटपुट देता है क्या? इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है? वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिससे हम लोग बाहर निकाल सकें, जैसे प्रिंट आउट से कागज़ बाहर निकलता है तो वो हो गया आउटपुट। जो अंदर ले जाए, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम जो कुछ भी दबाते हैं तो वो स्क्रीन के अंदर पहुंचता है तो वो इनपुट हो गया। माउस में हम कुछ भी करते हैं तो अंदर स्क्रीन के अंदर पहुंचता है तो इनपुट हो गया। आगे आ जाओ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है? जो 24 डिग्री रेखा है उसके ऊपर है। तो भारत में कई शहर ऐसे हैं जो 24 डिग्री के अक्षांश के ऊपर हैं। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर कुछ प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो राजधानी अपनी दिल्ली है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब ऑप्शन में क्या था? मेरे हिसाब से ऑप्शन में ये था, तो उसका आंसर यही हो जाएगा। ये 4 हैं, चारों में जो भी हो मेरे हिसाब से यही था, भोपाल वाला। प्राचीन काल में भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रशासनिक प्रभाग गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का अर्थ, भक्ति नहीं भुक्ति है, भुक्ति का अर्थ एक राज्य या प्रांत था। भुक्ति का अर्थ क्या है? राज्य या प्रांत। यह राज्य के कई जिलों में विभाजित करता था, जिन्हें विषय या प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद था द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य।
तो देखो, वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना, ये इसका प्रमुख काम है। वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो झारखंड विधानसभा की बात करते हैं, इसका 2024 में परिणाम आया। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएनएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीट पे जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीट पर जीत मिली थी। तो किसकी है इस समय? जेएनएम की, जेएमएम। ठीक है, आगे आ जाओ। लैंगिक समानता सूचकांक की बात करते हैं। तो लैंगिक समानता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो लैंगिक समानता सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान 110 है। अच्छा, वहीं पे हम लोग भ्रष्टाचार के बढ़ते हैं। तो भ्रष्टाचार में क्या है? 96। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कौन सा है? 96। अच्छा, कुछ सूचकांक जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, क्या है? 2025 के अनुसार भारत का लैंगिक समानता में 102वां स्थान है। इसका मतलब है कि लैंगिक असमानता मामले में 102वें स्थान पर है। टोटल देश कितने थे? अगर टोटल अगले शिफ्ट में पूछ भी सकते हैं, रेलवे का पता है, जिसने भी पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर दिए थे, वो चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है और कुछ ना कुछ उसी से ढूंढता रहता है। तो अगर पूछ दे कितने देशों में, तो 193 देश टोटल इसमें होते हैं, जिसमें एक भारत का स्थान 102वां। मानव विकास रिपोर्ट की बात की जाए, एचडीआई में भारत का स्थान कितना है? 130। और भ्रष्टाचार मैंने बताया 96। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अच्छा सर, यहाँ पर अनुच्छेद 32 को बोले तो संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। किसको? आर्टिकल 32 को। एक क्वेश्चन ये भी था कि साबरमती का उद्गम कहाँ से है? तो अरावली पर्वत में, राजस्थान के उदयपुर जिले में तेपुर गांव के पास से होता है। अब आप देख लीजिए, क्या पर्वतमाला पूछा था तो अरावली पर्वतमाला, अगर राज्य पूछा तो राजस्थान, और उसके बाद जिला पूछा था तो उदयपुर, प्रॉपर गाँव पूछा था तो तेपुर। आगे आ जाओ। सौरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? सौरा नृत्य तो उड़ीसा में। थोड़ी इसकी डीपली बात कर लेते हैं। सौरा नृत्य, थोड़ा इसको पॉइंट को कम करते हैं। हाँ, सौरा नृत्य उड़ीसा राज्य में किया जाता है। यह नृत्य सौरा जनजाति द्वारा किया जाता है, जो उड़ीसा के आदिवासी समुदाय में से एक है। यह नृत्य उनकी सांस्कृतिक पहचान को और परंपरा को दर्शाता है। सौरा नृत्य में पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य मुद्राएं शामिल हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती हैं। आगे एक नीचे क्वेश्चन ये पूछा गया था, पाचन से रिलेटेड था कि पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अवशोषण, पाचन, उत्सर्ग और आत्मसात होता है। प्रक्रियाओं को सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कैसे? सही क्रम, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो अंतर्ग्रहण सबसे पहले, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर आत्मसात होता है, बाद में उसका उत्सर्ग हो जाता है। और आत्मसात को ही उत्सर्ग बोल देते हैं। ठीक है, कई बार आपको दोनों में एक ही मिल सकता है, अगर दोनों मिले तो उसका ये रूल रहेगा। उसके बाद बाबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, तो जो मुझे जानकारी मिली तो उसमें था कि 1930 में किसने साम्राज्य का सुदृढ़ किया और उसके बाद वो मर गया था? तो बाबर। 1930 में बाबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के बाद मृत्यु प्राप्त की थी। वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी था। 1526 से लेकर 1530 तक भारत पर शासन किया था इसने। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं थे, जिन्होंने 1530 से लेकर 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। हालांकि शेरशाह सूरी के हाथों उन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ी, यानी कि हुमायूं को किसने मार दिया? शेरशाह सूरी ने। फिर शेरशाह सूरी आ गए थे। गंगा की कौन सी सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अच्छा, एक बात और है, रेलवे में कभी भी देना तो ये वर्ड जोड़ देखना, लास्ट में एक ये वर्ड जोड़ देता है। ऑप्शन पहला ऐसे ही देगा, तुमने देखा गंगा की सहायक नदी, बस ऑप्शन पहले ही कोई आ गया, बस टक्के से मार दिया तुमने। गोदावरी पढ़ा, टक्के से मारा, आगे बढ़ गए, बस वहीं खत्म हो गए। इन्होंने बोला है कि गंगा की सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में जो नहीं गिरती है तो वो सतलुज नदी। अन्य सहायक नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो कौन सी हैं? यमुना गिरती है, कोसी है, सोन है, घाघरा है, गंडक, गोमती, रामगंगा, हुगली, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन सतलुज जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। 106वां संविधान संशोधन के एक क्वेश्चन पूछा गया, तो 106वां संविधान संशोधन के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 33%। अब 33% है,
तो 106वें संविधान संशोधन 2023 के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 यानी टोटल 33% आरक्षण देने का फैसला किया। तो 106वां संविधान संशोधन 2023 का है, ये भी पूछ सकता है और महिलाओं से रिलेटेड है। महिलाओं को 1/3 उन्होंने लोकसभा और विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है वहाँ की विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया है। संवैधानिक कानून में अपनी गहरी विशेषता के लिए जाने जाने वाले न्यायमूर्ति BR गवई ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन आया था, कोई मुख्य न्यायाधीश का था कि शायद रंजन जो BR गवई है 21 नंबर के न्यायाधीश हैं तो 52वें, या उन्होंने पूछा होगा कि वर्तमान में जो न्यायमूर्ति हैं वो कौन है, तो BR गवई, या वो उन्होंने पूछा होगा किस नंबर के हैं तो 52वें। कब शपथ ली? 14 मई 2025 को। न्यायमूर्ति BR गवई CJI संजीव खन्ना के सेवानिवृत्ति के बाद अपना स्थान लेंगे। 51वें नंबर कौन थे? संजीव। 52वें नंबर कौन है? BR गवई। प्रतिजैविक किसे कहते हैं? इसकी खोज किससे की गई तथा इसे क्या नाम दिया गया? ठीक है, किसी मनुष्य व अन्य जीवों के शरीर में होने वाले संक्रामक रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की दृष्टि को रोकने व नष्ट करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतिजैविक कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। तो 32 स्लाइड टोटल है आज, ये टोटल 32 जो स्लाइडें हैं, जितने क्वेश्चन हमें जानकारी मिला था उतना हमने आपको बताया। अगर आपको कोई जानकारी मिले तो आप ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर आपको और भी कोई जानकारी मिले तो ज़रूर आप बताइएगा, और हम अगले स्लाइड में उन क्वेश्चनों को ऐड करेंगे। तो जो भी हमारे मित्र जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं तो क्वेश्चनों को ज़रूर सेंड कर दिया करिए। आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का आप इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। आपके ही और जो दोस्त भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।